नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे सबसे पहले प्रयागराज की। प्रयागराज में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में आनंद भवन से निकलेगी। राहुल गांधी एयरपोर्ट से सीधा आनंद भवन ही आएंगे। एयरपोर्ट से शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए न्याय यात्रा आनंद भवन पहुंचेगी। एयरपोर्ट से आज दोपहर 3 बजे राहुल गांधी सीधे आनंद भवन के स्वराज भवन जाएंगे। वहां कुछ देर बाद रुकने के यात्रा फिर ये शुरू होगी। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट 3 बार बदल चुका है। शनिवार को वाराणसी के बाद भदोही होते हुए न्याय यात्रा संगम नगरी प्रयागराज पहुंचनी थी, लेकिन राहुल अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड चले गए थे और अब वो सीधे आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। बता दें, इसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद की भी बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बैठक में नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। बैठक में बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता हिमांशु दुबे ने। बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज से शुरू हो गया है। आपको बताएं कि जिस तरीके से मोदी सरकार के 10 साल भी पूरे हुए, 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, तो ऐसे में आज बड़ी बैठक 2 दिनों तक चलने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी। सर, जिस तरीके से 2 दिन का ये अधिवेशन है, इसमें क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या चुनौती और किस तरीके की रणनीति बनेगी? ऐसा है कि हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हर बार होता है। देश भर के सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता इस अधिवेशन में उपस्थित होते हैं, जहां पर हमारे शीर्ष नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का हमें मार्गदर्शन मिलता है और वो जो हमें पाते प्राप्त होता है, उस पाते प्राप्त को लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं और उसी की कड़ी के अंदर आज राष्ट्रीय अधिवेशन है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से जो हमें पाते प्राप्त होगा उसको जनता के बीच में ले जाने के बाद मैं कह सकता हूँ कि जनता आज नरेंद्र मोदी जी के विकास को देख रही है। आज जनता है, एक गारंटी अगर किसी की है तो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर भरोसा कर रही है। और मैं सोचता हूँ कि जो गरीब कल्याण की योजना के काम हुए हैं, युवाओं को रोजगार देने के जो इस कार्यकाल के अंदर 5 साल 10 साल में जो काम हुए हैं, महिलाओं को सशक्त करने के जो काम हुए हैं, किसानों के कल्याण के जो कार्य हुए हैं, इसको लेकर जनता के अंदर एक उत्साह है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की 370 सीटों से अधिक आएगी और एनडीए की जो है 400 प्लस सीटें आएगी। और मैं सोचता हूं कि विपक्ष है जो निश्चित रूप से एक तरह से कह सकता हूं कि जो उनके कारनामों से या उनके पुराने जो कार्य है, जो इन्होंने देश को गर्त में डालने का काम किया, एक अलगाव वाला देश जिसके अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दे जैसी स्थिति बनी हुई थी और इसके साथ ही सीमाएं भी सुरक्षित नहीं थी, लेकिन इन 9-10 सालों के अंदर देश आज सुरक्षित है। आम जन अपने आप को एक सुरक्षित महसूस कर रहा है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि देश की जनता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ और 400 प्लस सीटों के साथ हम सत्ता में वापस आए। सर, जिस तरीके से विपक्ष जो है वो आप उसको कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार सत्ता में आने वाली है। ऐसा है कि उनको कहीं से सपना आया होगा, लेकिन सपने देखना हर आदमी का अधिकार है। सपने देखने ही चाहिए और सपने देखने थे, लेकिन सपने सारे सच नहीं होते, वो शायद राहुल गांधी जी को पता नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धरातल पे काम किया है। वो सपने नहीं देखते, वो धरातल पर काम करते हैं और उन्होंने किसानों के कल्याण के काम किए हैं, महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो काम हुआ है, युवाओं को रोजगार देने का काम हुआ है कि और उसके साथ ही गरीब कल्याण की योजना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम हुआ है देश भर के अंदर, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, हाईवे शानदार बनाने की बात हो या एक्सपोर्ट करने वाला देश हथियारों के अंदर भारत का बन जाना, मोबाइल एक्सपोर्ट कर देश बन जाना और सीमाएं सुरक्षित हो जाना। तो ये बदलता हुआ भारत है और विकसित भारत की सपना जो हमारे 2047 का है उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। इसलिए देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। बस आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से आप कृषि राज्य मंत्री हैं, सर एक आखिरी सवाल है बस जी। तो देखिए, ये हमने बातचीत करी जो कृषि राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहीं ना कहीं बोला कि किस तरीके से भारत अब विकसित हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में बीजेपी को 370 सीटें और एनडीए को 400 पार सीटें आने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 न्यूज़, दिल्ली। राष्ट्रीय अधिवेशन में उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक भी पहुंचे। निशंक ने कहा, हमारा लक्ष्य 400 के पार और मोदी जी की तीसरी बार सत्ता में वापसी तय है। रमेश पोखरियाल निशंक ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी निशाना साधते हुए कहा
की मजबूरी में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात की है हमारे संवाददाता हिमांशु दुबे ने। बीजेपी का 2 दिवसीय अधिवेशन जो है वो शुरू हो गया है। तमाम जो नेता हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच हमारे बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। सर, जिस तरीके से 2 दिन का ये पूरा कार्यक्रम है, क्या लगता है, क्या रणनीति रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे और किस तरीके से आप देखते हैं 2024 का चुनाव? स्वाभाविक है कि रणनीति अगला आने वाला चुनाव है और जिस तरीके से जिस समय में ये राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, बहुत उत्साह है, लोगों में उल्लास है। और आगे क्योंकि चुनाव है और इस समय 400 पार करना है, तो इसलिए जो जिला अध्यक्ष सहित ऊपर के जितने भी पदाधिकारी हैं और 10,000 से भी अधिक ऐसे पदाधिकारियों का एक महासम्मेलन ही हो रहा है। तो स्वाभाविक ही है कि बहुत उत्साह है लोगों में और ये अधिवेशन आगे सारी रणनीति भी बनेगी और निश्चित रूप में जो हमारा लक्ष्य है कि मोदी जी भारी बहुमत से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उस लक्ष्य को पार करने के लिए ये अधिवेशन होगा। सर, जिस तरीके से अभी कांग्रेस के जो नेता हैं वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं, ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? और उत्तराखंड की बात करें, वहाँ पर क्या स्थिति आपको दिखती है? उत्तराखंड तो वहाँ तो चप्पा चप्पा भाजपा है, घर घर कमल का फूल है, मोदी जी है। तो उत्तराखंड तो एक तरफा है, लेकिन देश में भी मुझे लगता है उनकी कौन सी यात्रा हो रही है, वो कुछ ना कुछ तो बेचारे करेंगे। अब उनको परेशानी है, कभी यात्रा करेंगे, उनको करना भी चाहिए, यात्रा ही करनी चाहिए, उनको करना ही चाहिए। सर जी, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से अभी ये खबर निकल के आ रही है कि जो कमलनाथ हैं वो जो हैं बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, दिल्ली वो आप पहुँचे हैं, क्या लगता है कितने बड़ा झटका लगने वाला है? आप चुनाव के आते आते देखिएगा कि कितने कितने लोग सब भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये हमने बातचीत करी जो कि रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने साफ तौर पे बोला है कि कैसे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे जो तमाम दिग्गज नेता हैं दूसरे दलों के भी, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली। तो दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। कार्यक्रम में पहुंचे उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हिमांशु दुबे ने। बीजेपी का 2 दिवसीय जो सम्मेलन है वो शुरू हो गया है, अधिवेशन, और तमाम नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज। सर, जिस तरीके से आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या लगता है कि कितना चुनौती आने वाले चुनाव में आपको दिखता है और इस क्या रणनीति बन सकती है इस अधिवेशन के जरिए? इस अधिवेशन की गहमी और रास्तों पर लगा हुआ जाम अपने आप ये स्पष्ट करता है कि हिंदुस्तान में मोदी की लहर नहीं, आंधी है। और मोदी की आंधी इसलिए है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस महामंत्र के साथ मोदी जी ने अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सारे भारत को तो एक जोड़ा है, विकास किया ही है, परंतु सारे विश्व में भारत का बहुत सम्मान बढ़ाया है। इस कारण से मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, अब की बार 400 पार। जी सर, आप उन्नाव से भी सांसद हैं, तो आपको ऐसे में क्या लगता है वहाँ की जनता में क्या माहौल है और किस तरीके से आपने जो कामकाज किया, आपको लगता है कि एक बार फिर से जनता जो है बीजेपी को जिताएगी? पार्टी ने मुझे जब जहाँ की जिम्मेदारी दी, मैंने मथुरा से प्रारंभ किया था। मथुरा कभी बीजेपी नहीं जीती थी, मैं जीत करके आया। पार्टी ने मुझे फर्रुखाबाद भेजा, मैं 3 बार फर्रुखाबाद से जीत करके आया। अभी पार्टी ने मेरे को उन्नाव भेजा, 2014 में भी उन्नाव जीत के आया, 2019 में 4,01,000 के अंदर से मैंने उन्नाव जीता था। और पार्टी अगर इस बार अवसर देती है तो कम से कम 5 लाख के अंतर से जीत करके आऊँगा। जी सर, जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी को हम हरा देंगे, ऐसे में क्या लगता है कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं आप कांग्रेस? जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर, और आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब से लेकर, जिस खानदान ने देश के साथ, शहीदों के साथ अन्याय किया, आज वो न्याय की यात्रा निकाल रहे हैं, उन्हें प्रायश्चित की यात्रा निकालनी चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमने बातचीत करी जो उन्नाव के बीजेपी सांसद हैं साक्षी महाराज जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी जो एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और इस बार मोदी जी जो हैं, मोदी की लहर नहीं बल्कि आंधी जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद में साईं मूर्ति को लेकर दुर्वासा ऋषि आश्रम के महंत
ईश्वरदास महाराज ने बड़ा ऐलान किया है। महंत ईश्वरदास महाराज ने साईं मूर्ति नहीं हटने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। दरअसल रेलवे रोड स्थित महाभारत कालीन पांडेश्वर नाथ मंदिर में साईं प्रतिमा लगाई गई है। ईश्वरदास महाराज ने कहा कि साईं का असली नाम चांद मियां है। सनातन धर्म के अंदर मंदिर में साईं प्रतिमा स्थापित कर सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी सनातनी से स्वीकार नहीं करेगा। जिन लोगों की श्रद्धा है वो व्यक्तिगत मंदिर बनवाकर मूर्ति लगवाएं। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि कहीं भी किसी भी मंदिर में साईं मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। बार बार कुठाराघात सनातन धर्म पर ही होता है। यदि ऐसा ही है तो मस्जिद और चर्च में क्यों नहीं साईं की मूर्ति लगाई जाती है। उन्होंने कहा कि अगर मूर्ति नहीं हटाई गई तो 22 फरवरी को पांडेश्वर नाथ मंदिर में अनशन पर बैठेंगे और धरना प्रदर्शन कर आंदोलन भी करेंगे। प्रथम सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे भी हमारा निवेदन, साईं राम मत कहें, खाली साईं कहें, यहाँ तक कि उसका नाम चांद मियां है। सनातन धर्म का बार बार अपमान यह प्रत्येक सनातन धर्मी अब नहीं सहन करेगा। ये जो मूर्ति लगी है, हमने 2 बार इसकी चर्चा की अध्यक्ष जी से, जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, श्री अनिल त्रिपाठी जी। कोई भी सनातनी इसको स्वीकार नहीं करेगा। जिन लोगों की श्रद्धा है साईं के प्रति, वो अपना मंदिर बनवाएं व्यक्तिगत और उसमें मूर्ति अपनी लगवाएं। हमारा तो शासन प्रशासन से यह मांग है कि कहीं भी किसी भी मंदिर में साईं की मूर्ति नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कुठाराघात बार बार सनातन धर्म पर ही क्यों होता है। यदि ऐसा ही है तो कभी किसी ने मस्जिद में तो नहीं लगवाई साईं की मूर्ति। तो फर्रुखाबाद में बीते 8 साल से जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे वृद्ध कैदी अशोक तिवारी की हालत बिगड़ने पर उसे लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाकर जमकर हंगामा भी किया है। हंगामा होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत भी कराया। दरअसल उन्नाव के गांव भदोही निवासी 80 साल के सिद्ध दोषबंदी अशोक कुमार तिवारी को बीते 30 अप्रैल 2017 को जिला कारागार उन्नाव से सेंट्रल जेल फतेहगढ़ भेजा गया था। शनिवार को अचानक तबियत खराब होने पर बंदी रक्षक ने शाम लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां मौके पर तैनात ईएमओ डॉक्टर अभिषेक चतुर्वेदी ने कैदी अशोक कुमार तिवारी को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर सीओ सिटी प्रदीप सिंह, थानाध्यक्ष कादरी गेट विनोद कुमार शुक्ला पुलिस बल के साथ लोहिया अस्पताल पहुंच गए हैं। सालों से हैं यहाँ पर। कौन? हमारे फादर इल्ला है, ससुर हैं। ससुर? हाँ, श्री अशोक कुमार तिवारी उनका नाम। अच्छा। पहले उन्नाव में थे, उन्नाव से यहाँ पर आए। अच्छा, रहने वाले कहाँ के? रहने वाले प्रॉपर उन्नाव जिला भदोही गांव के हैं, लेकिन 30-35 साल से कानपुर में सेटल्ड है। अच्छा, ठीक है। एक उनका केस चल रहा था पुराना, जिसमें आजीवन कारावास हुआ था, और उन्नाव में तकरीबन 4-5-6 महीने, फिर इसके बाद फतेहगढ़ जेल आ गए थे। हर हफ्ते मेरे साले आते थे, महीने में 4 बार आते थे, पैसा दे के जाते थे, ये पैसा भरो, वो पैसा भरो। खाने का कोई कुछ नहीं है, केवल लूटो पैसा। आज मैं फ़ोन आया मेरे साले के पास कि ऐसा है, उनकी तबीयत ख़राब है, आप तो उनको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जो आपका फर्रुखाबाद में, वहाँ लेके आइए। हमने तुरंत गाड़ी से अपनी गाड़ी मैंने उठाई, साले को लिया, मम्मी को लिया, वाइफ छोटे साले को लिया, तुरंत यहाँ पर आए। 4-4:30 बजे पहुँचे, सीधे हॉस्पिटल में आए। वहाँ देखा कहीं नहीं, तो इमरजेंसी में अभिषेक चतुर्वेदी जहाँ बोर्ड लगा हुआ है वहाँ गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कैदी कोई आया ही नहीं। मेरे पास तो एंट्री रहती है, लेकिन 16 तारीख से कोई कैदी नहीं आया। अभी हमारे पास सेंट्रल जेल से एक सीटी अशोक नाम का कैदी लाया गया है, जिसके पिताजी का नाम है अमृत लाल, जिसकी उम्र है करीब 80 साल, और जिनका पता है सेंट्रल जेल फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद, जो हमारे पास 17 फरवरी को 5:57 PM पर हमारे पास लाए गए। और इनको हमारे पास लाए थे जेल वार्डन जितेंद्र कुमार और बाबू शंकर। पेशेंट का पूरा एग्जामिनेशन करने के बाद उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया है और पोस्टमार्टम हेतु पुलिस सूचना भेज दी गई है। तो अब बात करते हैं यूपी के कासगंज की। कासगंज जिले में खड़ी कार में 2 युवक द्वारा आग लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 युवक रोड किनारे खड़ी इको स्पोर्ट्स कार में
पेट्रोल डालकर आग लगाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। पूरा मामला कासगंज कोतवाली क्षेत्र के सोरो गेट स्थित चामुंडा देवी मंदिर के गेट के सामने का है, जिसमें राजू नाम का कार मिस्त्री किसी की कार ठीक करने के लिए आया था। तभी देर रात 2 अज्ञात युवक ने खड़ी कार का शीशा तोड़कर गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसके कारण इको स्पोर्ट्स कार जलकर राख हो गई। अगर स्थानीय लोगों को गाड़ी में आग लगने की सूचना मिली तो लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन तब तक पूरी तरीके से गाड़ी को अपने चपेट में ले चुकी थी। फिलहाल इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है, जबकि पुलिस सीसीटीवी कैमरे चेक कर आरोपियों को पकड़ने में भी जुटी हुई है। पुलिस ने मौके पर जाकर सीसीटीवी कैमरे की मदद से युवकों की पहचान करना भी शुरू कर दिया है। जल्दी इस पूरी घटना का कासगंज पुलिस खुलासा करेगी। तो फर्रुखाबाद की कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त सनसनी मच गई जब सड़क किनारे मृत युवक का शव मिला। युवक का शव देख सड़क किनारे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस परिजनों को सूचना दी और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सूचना पर पहुंची राजेश शाक्य ने मृतक की पहचान की और मृत युवक की पहचान राम नरेश शाक्य के रूप में की गई है। मृतक के भाई ने कहा है कि उसके भाई शराब पीने के आदी थे। पिछले कई महीनों से उसका इलाज भी चल रहा था, लेकिन कोई भी सुधार नहीं था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दारू पीने वाला था, तो सुबह खबर मिली है लोगों द्वारा। क्या खबर मिली? ये खत्म हो गया, तो हमने देखा जाकर भाई निकला। अच्छा, कहाँ पे मिले आपको ये भाई? आपके दारू के ढंगे पास। शराब के आदी थे क्या ये? अच्छा, इनका कहीं इलाज विलाज भी कराया आपने पहले कभी? हाँ, एक महीने के लिए कोई लाभ नहीं मिला। तो गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मुरादनगर के न्यू डिफेंस कॉलोनी में एक शख्स ने कुत्ते को पीट कर मार डाला। इस दौरान किसी ने इस घटना की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया एक्स पर भी डाल दी है, जिसके बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पीएफए कार्यकर्ता सुरभीर रावत की शिकायत पर आरोपी शख्स के खिलाफ मुरादनगर थाने में शिकायत भी की गई है। वीडियो में एक शख्स ने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ है, वो लगातार कुत्ते को पीट रहा है। शख्स कुत्ते को तब तक पीटता है जब तक कि वो मर नहीं गया। और इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए पीएफए कार्यकर्ता की शिकायत पर मुरादनगर थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी किया गया है। कुत्ते को पीटे जाने का ये वीडियो मुरादनगर के न्यू डिफेंस कॉलोनी का है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर सॉल्व करने और नकल करवाने में शामिल कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने कानपुर सहित कई राज्यों के हिस्सों से कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान होने वाले पेपर लीक या चीटिंग को रोकने के लिए स्थानीय खुफिया इकाई के सहयोग से एसटीएफ हाई अलर्ट पर थी और इसी दौरान उन्होंने कई जिलों से सॉल्वर्स को भी गिरफ्तार किया। इस दौरान इटावा से 2 सेंटर से 5 सॉल्वर्स, बासी के सेंटर से 2 सॉल्वर और 3 और सदर से 1 सॉल्वर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। पुलिस का कहना है कि अधिकतर सॉल्वर बिहार राज्य के ही रहने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में फिल्म अभिनेत्री सनी लियोनी का नाम चर्चा में आ गया है। दरअसल कन्नौज में पुलिस भर्ती परीक्षा का एक प्रवेश पत्र वायरल हो रहा है। इस प्रवेश पत्र पर सनी लियोनी की फोटो लगी है और उनका नाम भी लिखा हुआ है। हालांकि परीक्षा की नियत तारीख और समय पर कोई भी इस प्रवेश पत्र के साथ पेपर देने के लिए नहीं पहुंचा। मामला अधिकारियों के संज्ञान में है। अफसरों का कहना है कि ये किसी की शरारत ही है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 2 दिनों तक सिपाही भर्ती की परीक्षा आयोजित की जा रही है। शनिवार को इसका पहला दिन था और इस दौरान पहली पाली की परीक्षा से पहले कन्नौज के तीरवा स्थित सोनेश्वरी स्मारक बालिका महाविद्यालय में कॉलेज प्रशासन उस समय चौंक गया जब उन्होंने प्रशासन की तरफ से भेजी गई अभ्यर्थियों की लिस्ट में अभिनेत्री सनी लियोनी का नाम देखा। नाम ही नहीं, लिस्ट में फिल्म अभिनेत्री की फोटो भी लगी हुई थी। सिग्नेचर के स्थान पर भी सनी लियोनी की तस्वीर लगी थी।
तो अब यूपी के कासगंज की जहां 16 फरवरी को चाय बनाते समय गैस सिलेंडर के रिसाव के कारण रसोई घर में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घर के सभी लोगों के साथ पड़ोसियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग को बुझाते समय 7 लोग आग की चपेट में आ गए, जिनमें 3 बच्चे, 2 महिला और 2 पुरुषों को पास के अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है, जिन्हें गंभीर रूप से झुलसे हुए लोगों को आगरा के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।